आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे जो हिस्ट्री मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा जाता है और कितने मार्क्स आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। यह कॉपी किसी और का नहीं बल्कि मेरा कॉपी है और मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप कितना बेहतर लिखते हैं और कितने मार्क्स आ सकते हैं, खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल में। इसीलिए वैकल्पिक सब्जेक्ट को हटा दिया गया या मेंस को हटा दिया गया, वो बहुत ही अच्छा है। इससे बेहतरीन बात बीपीएससी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है कि ऑप्शनल को हटाया गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपी में कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने के बावजूद भी मार्क्स आप देख पा रहे होंगे कि 26, 25, 23, 24 इस तरीका से मार्क्स दिए गए हैं, यानी 50% बिलो 50%। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अगर आप इतना मार्क्स देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, खास करके ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अगर 68 से ऑप्शनल को हटा दिया गया है तो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा आने वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। ठीक है, आप मेरा कॉपी देखेंगे और पाएंगे कि उसमें कहीं किसी प्रकार की कमियां नहीं छोड़ी गई थी मेरे द्वारा। सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में लिखना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या लिखा है वो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हमने आंसर राइटिंग किया है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं व्यू में। अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले मैं ओवरव्यू दिखा दूं, मैंने जो लिखा है किस प्रकार से डायग्राम बनाए, किस प्रकार से हमने फिर उसके पार्ट को दर्शाया है, उसके नगर योजना को, उसके शहर को, उसके जो पार्ट 3 है उसको मैंने दर्शाया था ग्राफ के माध्यम से, फिर सड़कों को दर्शाया था ग्रिड, फिर नाली, फिर उसके ऊपर जो ढके जाते थे उसको दर्शाया वृत्त चित्र के साथ। उसके बाद आर्थिक जीवन की विशेषताओं को बताया, फिर धार्मिक विशेषताओं को बताया। इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि हमने हर एक संभव प्रयास किया है वहाँ पे लिखने का। राजनीतिक जीवन यानी हर एक जो भी उसके विशेषताएं थी जो आप लिख सकते हैं हमने लिखा है, लेकिन फिर भी मार्क्स कितने दिए गए? 26। चलिए मैं अब आपको पढ़ के थोड़ा सा सुना दूं, और खास करके जो लोग 67 में लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे। थोड़ा सा ये हुआ है कि आपका ऑप्शनल में ऑब्जेक्ट ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो आपको प्लस जा सकता है मार्क्स, लेकिन जनरली आप देखें कि किस प्रकार से कम मार्क्स दिए जाते हैं आयोग के द्वारा। देखिए इससे ज़्यादा कोई शायद ही लिखा होगा, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा लिखना उस कम समय में जो है संभव है। देखिए हमने लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता का सामान्य काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्रों में फैली है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए भूमि हमने एकदम सीमित शब्दों में पूरा दे दिया, फिर हमने उसका चित्र ड्रॉ करके यहाँ पे दर्शा दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 1600 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई सबको हमने 1100 किलोमीटर में दर्शा दिया है। अब देखिए हमने लिखा है यह सभ्यता उत्तर में मांडा, उसके चौहद्दी को हमने बताया कि दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तथा पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, वांगो चीन की सभ्यता जो है दजला फरात नदी घाटी सभ्यताओं के समकालीन थी। अब मैंने यहाँ से शुरुआत किया है, चूंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था इसकी विशेषता, तो इसकी विशेषता को हम निम्न भागों में बांट करके देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, उसको बांटा। सबसे पहला, यह अपने शहर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इसके शहर को मुख्यतः 2 भागों में बांट करके बनाया गया था। एक आपका जो कि चित्र के माध्यम से हमने दिखाया है, एक पश्चिम का भाग, एक दूसरा पूरब का टीला। ठीक है, जहां पे हमने अच्छे से दिखाया है कि किस प्रकार से दुर्गीकृत था, प्रशासनिक इकाई कहाँ रहती थी, और हमने लिखा भी है ऊंचे पर स्थित टीले में सामान्यतः प्रशासनिक लोग रहते थे जो कि नियंत्रण स्थापित करते थे, और शहर के ऊपरी किला बंद था। ठीक है, तथा निचला टीला सामान्यतः खुला हुआ था, और कुछ शहरों को 3 भागों में बांट करके बनाया गया था, जैसे धौलावीरा। तो शहर योजना के बारे में हमने बता दिया, और कुछ शहर केवल एक ही भाग फैले थे, जैसे कालीबंगा। सड़कें शतरंजनुमा बनाए गए थे जो कि एक दूसरे के समकोण पर काटते थे। हमने फिर सड़कों को बनाया। पूरा शहर ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। सामान्यतः घरों के दरवाजे मेन सड़क न खुलकर गली में खुलता था। कोई भी पॉइंट्स हमने छोड़ा नहीं है। नलियों को बेहतर बंदोबस्त भी बताया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सुविधा युक्त आवास के बारे में बताया, यानी उसके नगर नियोजन के लिए जो फेमस था उसकी विशेषताओं को हमने अच्छे से बताया। किला बंद भी बताया। फिर हमने आर्थिक विशेषता भी बताया। कृषि, सामान्यतः लोग जो है सभ्यता के लोग कृषि कार्य में निपुण थे। लगभग 9 प्रकार के फसल हमने लिखा भी है, फसलों के नाम। फिर व्यापार में आंतरिक बाह्य व्यापार सबको लिखा है। ठीक है,
उद्योग भी लिखा है। फिर हमने धार्मिक विशेषता के बारे में लिखा है, मातृ देवी पूजा पे आधारित थी, योनि पूजा, लिंग पूजा ये लोग करते थे। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग पहली बार हड़प्पा वासियों ने किया। फिर धार्मिक का जो मोहनजोदड़ो का जो वहाँ पे मिला है आपका स्नानागार, उसका भी चित्र के माध्यम से हमने उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर सामाजिक विशेषता को हमने 4 वर्णों में बांट के पुरोहित, योद्धा, व्यवसाय और श्रमजीवी को बांट करके बताया है। यानी कह सकते हैं कि सारे आयाम। फिर राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया है, जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति है सबको हमने दिखाया। फिर लास्ट में उसके समीक्षा भी लिखी। फिर भी मार्क्स कितने दिए गए, तो 26 मार्क्स दिए गए, जो कि आप 50% के अराउंड ही मार्क्स है। ठीक है, तो यानी आप इससे बेहतर उस कम टाइम पे नहीं लिख पाएंगे आधे घंटे में। अगर आपको लिख पाते हैं तो आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि चित्र के साथ और बनाना कितना मुश्किल काम होता है। तब भी मार्क्स कितने दिए गए हैं, 26 मार्क्स मात्र दिए गए। ठीक है, दूसरा प्रश्न था आपका मौर्य प्रशासन के बारे में बताने का। वो पहले मैं ओवरव्यू दिखा दूं, मैंने किस प्रकार से लिखा था वो देखिए। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हमने राजा, प्रांत, मंडल में बांटा है। फिर उसके गांव तक मैं ले गया हूं। उसके बाद फिर उसका केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया है। फिर उसके जो भी अध्यक्ष होते थे 26 अधिकारी, उनके बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद वहाँ का जो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन को हमने अच्छे से बताया है। फिर गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया है। देखिए, अभी यहाँ पे लिखना आसान है, लेकिन जब आप परीक्षा में एक एक पॉइंट्स लिखते हैं वो बहुत मुश्किल काम होता है। फिर हमने न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताया है, कितने प्रकार के थे। सैन्य प्रशासन के बारे में बताया है। ठीक है, और फिर विभिन्न समितियां थी जिसके माध्यम से सैन्य प्रशासन उसका देखरेख किया जाता था। राजस्व के बारे में लिखा है और टोटल हर एक पॉइंट्स को हमने लिखा है। इससे ज़्यादा आप मौर्य प्रशासन में किसी बुक में नहीं देखेंगे कि लिखा हुआ। फिर भी कितने मार्क्स आए हैं, 25 मार्क्स दिए गए, जो कि 50% है। तो 50% पे आपका सिलेक्शन, ऑप्शनल पे अगर आता है तो वहाँ पे आप रिजल्ट से बाहर रहेंगे, 100% बाहर रहेंगे। 10-5 नंबर से छूटना लाजमी है, स्वाभाविक है, आपका छूटेगा। ठीक है, और वही हम लोग के साथ भी हुआ हिस्ट्री ऑप्शनल के कारण। देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। हमने क्या लिखा, प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य प्रशासन केंद्रीय प्रशासन के लिए ही जानी जाती है, जिनकी जानकारी हमें कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती है। मौर्य के केंद्रीय प्रशासन के केंद्र में सम्राट राजा होते थे, जिसके पास कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की तीनों शक्तियां समाहित थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। राजा, अमात्य, किला, क्षेत्र, सेना, मित्र, कर, वो जो 7 है सिद्धांत, उसको हमने चर्चा किया, आदि के माध्यम से शासन चलाया जाता है। केंद्रीय प्रशासन को विभिन्न रेखा चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। केंद्र में राजा का था, प्रांत में आर्यपुत्र जो कुमार हुआ करते थे, खास करके राजा के पुत्र, मंडल प्रादेशिक प्रदेष्टा हुआ करते थे, जिला जो विषय कहलाता था विषयपति होते थे। फिर स्थानीय 800 गांवों का समूह था। उसके बाद जो है खावर्टिक 400 गांवों का समूह था, इस प्रकार 200 गांवों का। इस प्रकार से हमने पूरे अच्छे से ग्रामीण तक वहां बताया कि प्रशासन कैसे चल रहा था। उसके बाद केंद्र का प्रशासन राजा मंत्री परिषद की सहायता से संचालन करता था। मंत्री परिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित, युवराज आदि होते थे, जिसकी सहायता के लिए 18 तीर्थ हुआ करते थे, जिनकी नियुक्ति उपधा परीक्षण के माध्यम से की जाती थी तथा इनको मदद करने हेतु 26 अन्य अधिकारियों के समूह थे सन्निधाता। कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है। ये विभिन्न अधिकारी अपने विभाग की देखरेख करते थे। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन को हमने बताया, इसके लिए 30 सदस्यों की समिति थी, जिसमें कुल 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। तो हमने यहाँ पे सब समिति का भी नाम लिखा है, जनसंख्या समिति, शिल्पकला समिति, राजस्व कर समिति, विदेश समिति, बाजार नियंत्रण समिति। इन विभिन्न समितियों के माध्यम से नगर प्रशासन संभाला जाता था। नगर के लिए एक विशेष अधिकारी एग्रोनोमोई की व्यवस्था थी, जो कि नगर की देखरेख करता था। एस्ट्रोनोमोई नामक अधिकारी सड़क निर्माण को देखता था। अब इससे बेहतर आंसर राइटिंग मुझे नहीं लगता है कि किसी के बस की बात है। अगर फिर भी अगर कॉपी चेकर ने इतना कम मार्क्स दिया है तो मुझे समझ से परे है ये, या तो कॉपी चेकर इससे बेहतर जानता होगा, मुझे नहीं लगता है इससे बेहतर किसी बुक में भी लिखा गया है। गुप्तचर व्यवस्था, मौर्य प्रशासन अपने गुप्तचर व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। इसके प्रमुख अधिकारी क्या कहलाते थे, सर्प महामात्य कहलाते। अगर हमने गलत लिखा तो उसको काटना चाहिए ना, गलत करना चाहिए। सारा पॉइंट सही लिखा गया है। फिर भी आप देखिए लास्ट में जा करके पूरा आप देखिए यहाँ पे गुप्तचर व्यवस्था को अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है। फिर यहाँ पे पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, धर्मस्थी है, कंटक शोधन, बिल्कुल क्लियर वे में सुंदर अक्षर में हमने लिखा है। फिर भी मार्क्स कितने दिए गए हैं हमें, तो मात्र 25 नंबर दिए गए हैं, जो कि 50% हुआ।
50 मार्क्स के होते हैं, 25 नंबर दिए गए। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिना मतलब वहाँ पे कम टाइम पे लिख पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ टाइम का भी मैनेजमेंट होता है। तो इस प्रकार से आयोग जो है बहुत ही कम मार्क्स हिस्ट्री ऑप्शनल में दे रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप इससे अच्छा लिख सकते हैं तो आप बेहतरीन लिखते हैं। आप देख लीजिए हमारे द्वारा जो लिखा गया है, ठीक है। चलिए, अब है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उसको भी हमने डील किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय हरिहर एवं बुक्का को जाता है, जिसने 1334 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र शासकों का उदय हुआ, और हमने बड़ी ही अच्छे से भारत का मैप दिखाते हुए विजयनगर साम्राज्य को दिखाया, उसके शासन पीरियड को दिखाया, उसके आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था, उसके सांस्कृतिक जो भी विशेषताएं थे राजभवन को, उसको हमने बेहतरीन तरीका से लिखा। और लास्ट में मार्क्स कितने दिए गए हैं? 23, ठीक है। असहयोग आंदोलन, इससे ज्यादा पॉइंट्स कोई नहीं लिख सकता। उतना अच्छे लिखने के बावजूद आप देखेंगे कि मार्क्स कितने आए हैं। मैं दिखा देता हूं आपको कितने मार्क्स दिए गए हैं। 25। असहयोग आंदोलन तो आप लोग GS 1 में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए हमने कितना पॉइंट्स लिखा है, फिर भी कितने कम मार्क्स आए हैं, तो 50% भी मार्क्स नहीं दिए गए, ठीक है। असहयोग, अगर इससे अच्छा कोई लिख सकते हैं तो लिखें, देखें कितना नंबर आता है। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गांधी युग की महत्वपूर्ण घटना है। यह अखिल भारतीय स्तर पर किया गया प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण, चूंकि कारण और परिणाम के स्तर पर यह क्वेश्चन पूछा गया था, और खास करके कार्यक्रम के स्तर पर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, जो कारण था रॉलेट एक्ट कारण था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति, 1916 के बाद महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को युद्ध में सम्मिलित होने को कहा, जिसमें विश्व युद्ध जीतने के बाद भारतीयों को शासन व्यवस्था में विशेष भागीदारी दी जाएगी, जिस कारण से गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेज के तरफ से लड़ने हेतु आह्वान किया, जिस कारण से इन्हें सर्जेंट भी कहा जाने लगा। किंतु मित्र राष्ट्र के जीत के बाद अंग्रेजों ने विशेष छूट देने के अलावा रोलेक्ट एक्ट लगा दिया, रोलेक्ट एक्ट लागू कर दिया। फिर रोलेक्ट एक्ट को हमने अच्छे से लिखा है, फिर जलियांवाला बाग को लिखा है, फिर मतलब हर एक पॉइंट्स को हमने, खिलाफत आंदोलन को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर हमने गलत किया तो उसको काटना चाहिए, जब सब सही है, जब सारे पॉइंट्स। फिर कार्यक्रम के स्तर पे भी हमने लिखा है कि 2 प्रकार के कार्यक्रम यहाँ दिखाई दिए हैं। बहिष्कार किया गया, रचनात्मक कार्यक्रम किए गए। बहिष्कार के तहत क्या क्या किया गया? असहयोग का अर्थ ही होता है सहयोग नहीं करना, यानी पूरे देश में राष्ट्रवादियों द्वारा सरकारी तंत्र का बहिष्कार किया गया। वकील ने वकालत छोड़ दी, विद्यार्थी विद्यालय जाना बंद कर दिए, जगह जगह सरकार विरोधी नारे लगाए जाने लगे, विदेशी वस्तुओं को जलाया जाने लगा। इसी दरमियान बिहार में राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा आदि नेताओं ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रचनात्मक कार्यक्रम भी हमने लिखा। इसके तहत स्वदेशी वस्तु अपनाने पर जोर दिया गया, जगह जगह विद्यालय महाविद्यालय खोले गए। बिहार पटना में मजरूल हक ने अपने दोस्त खैरू मियाँ से जमीन लेकर पटना बिहटा रोड पर सदाकत आश्रम। इतना पॉइंट्स हमने लिख दिया है कि कोई, मुझे लगता है कोई बेवकूफ कॉपी चेकर ही होगा जो इतना कम नंबर देगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा इसमें कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहिए था। अब क्यों नंबर दिया गया? या तो कॉपी चेकर को पहले से फिक्स है कि 50% पे ही कॉपी चेक करना, अच्छा लिखे 50%, खराब लिखे तो 40-30 जितना दे, ठीक है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन में 25-26 से ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन देख ले और आप उसका लेखन करके भी देख ले। पुनर्जागरण में सिर्फ पूछा गया था क्वेश्चन कारण क्या है, परिणाम भी नहीं पूछे गए थे। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा स्टूडेंट्स उतना ही लिखेगा। अब देखिए पुनर्जागरण के बारे में हमने कितने अच्छे से लिखा है, फिर भी मार्क्स देखिएगा कितना कम दिया गया है। मार्क्स कितना कम दिया गया वो दिखा, 24 नंबर, मतलब 50% से भी घटा दिया गया, जबकि इससे ज्यादा कारण और इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए पुनर्जागरण फ्रेंच शब्द रेनेसे का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। यूरोपीय पुनर्जागरण यूरोप में 14वीं से 16वीं सदी में हुए बौद्धिक जागरण को दिया गया नाम है, जिसने यूरोप में बौद्धिक चेतना लाया तथा पारलौकिक सत्ता सोच के जगह इहलौकिक सोच का निर्माण हुआ। वास्तव में 5वीं से 13वीं सदी का यूरोपीय इतिहास अंधकार युग कहलाता है, क्योंकि इस दौरान यूरोप में पोप पादरियों का वर्चस्व रहा तथा कर्मकांड के माध्यम से लोगों का शोषण हुआ। पुनर्जागरण के कारण को हम विभिन्न भागों में, चूंकि कारण ही पूछ रहा था,
आप क्वेश्चन देख सकते हैं 66 का हिस्ट्री का ऑप्शनल का। अब राजनीतिक कारण सामंतवादी व्यवस्था का समाप्त होना, राष्ट्र राज्यों का उदय। 14वीं सदी में सामंतवादी व्यवस्था का पतन के फलस्वरूप राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जिसने पुनर्जागरण में लोगों को मदद किया। फिर है धार्मिक कारण, लोग पोप पादरियों के धार्मिक कर्मकांड से तंग आ गए थे। पोप पादरी विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे थे, क्षमा पत्र को बेच करके पाप को कम कर रहे थे। इन सब बातों ने भी लोगों में चेतना का विकास किया। फिर आर्थिक कारण, 14वीं सदी आते आते यूरोप में कृषि में क्रांति आई, जिससे अनाज अधिशेष हुआ। मध्यम वर्ग तथा व्यापारियों की वृद्धि हुई, जो अपने पुरातन व्यावसायिक पद्धति को लाने का प्रयास किया। बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, तो ये भी कारण था। भौगोलिक खोज, 14वीं सदी में भौगोलिक खोज ने भी लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने हेतु प्रेरित किया, जिससे ज्ञान विज्ञान का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। फिर पांचवा कारण हमने कस्तुतुनिया का पतन बताया, तत्कालिक कारण भी लिख दिया। 1453 में पूर्वी रोमन साम्राज्य पर तुर्की आधिपत्य हो जाने के कारण यहाँ के व्यापारी और विद्वान यूरोप खास करके इटली आकर बसे। क्योंकि इटली का रोम पूरे यूरोप का धार्मिक केंद्र था, जिससे यहाँ से विद्वानों का ज्ञान पूरे यूरोप में फैला। कागज का आविष्कार, 12वीं सदी तक पूरे यूरोप में कागज का प्रचार हो गया था, जिससे कागज के माध्यम से ज्ञान विज्ञान का प्रसार आसानी से हुआ। बौद्धिकों एवं दार्शनिकों का प्रभाव, अब तक विभिन्न जो है दार्शनिक जैसे दांते, मैकियावेली, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, शेक्सपियर, मॉन्टेन आदि हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान और विज्ञान से लोगों को अवगत कराया। विद्वान बोलने लगे, पहले जानो तब मानो, यानी मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है यह दर्शन है, किंतु मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है यह तर्क है। ठीक है, अब इससे अच्छा आंसर राइटिंग क्या हो सकता है। ज्ञान विज्ञान के आविष्कार, नए नए आविष्कार ने भी लोगों के बौद्धिक चेतना का विकास किया। इटली के मेडिसी परिवार के लोगों ने कलाकारों और कला संगीतों को संरक्षण दिया, जिससे भी ये कलाकार ने अपनी कला और संगीत के माध्यम से लोगों में चेतना का विकास किया। इस प्रकार हम पाते हैं कि पुनर्जागरण के कोई एक कारण नहीं, बल्कि विभिन्न कारणों ने भूमिका निभाई। इससे ज्यादा कारण किसी बुक में है ही नहीं। पूरा अच्छे से लिखा, फिर भी कितने नंबर दिए गए, 50 में 24 नंबर। अब इसमें आप कहेंगे स्टूडेंट्स का दोष है, तो स्टूडेंट्स का दोष नहीं है। अगर आज हम अधिकारी नहीं है तो ये सिस्टम का दोष है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम का दोष है, चूंकि मार्क्स दिए ही नहीं जाते हैं आर्ट्स पेपर वालों। ठीक है, अगर कॉपी चेकर इससे अच्छा बेहतर लिख लेता है, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमने कम लिखा, वास्तव में कम लिखा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा और सहयोग में थोड़ा ज्यादा भावना में बह गया था। लेकिन फिर भी इतना कम मार्क्स की उम्मीद नहीं होती है कि आप 50% नंबर भी नहीं दे। सारा पॉइंट्स को हमने इसमें भी लिख दिया। चीन में साम्यवाद का उदय 1949 में माओ सेतुंग द्वारा हुआ। सन 1911 में डॉक्टर सनायत सेन, यह था चीनी राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में था, किस प्रकार से साम्यवादियों ने वहां पे जीत हासिल की और साम्यवादी शासन स्थापित हुआ चीन में। उसका था लास्ट क्वेश्चन था, विश्व इतिहास का है ये। चीन में साम्यवाद का उदय सन 1949 में माओ सेतुंग द्वारा हुआ। सन 1911 में डॉक्टर सनायत सेन द्वारा चीनी राजतंत्र का समापन तथा राष्ट्रवादियों की सरकार का गठन हुआ। 1925 तक चीन में राष्ट्रवादी सनायत सेन की अध्यक्षता में शासन किए, जिसमें साम्यवादियों का भी समर्थन रहा। किंतु 1925 में सनायत सेन की मृत्यु के पश्चात च्यांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमितांग पार्टी की सरकार बनी। देखिए कितना भाषा क्लिष्ट होता है, लोग कितना मेहनत करके एग्जाम में जाते हैं, ये सब लिखते हैं, अब फिर भी मार्क्स जब कम आता है तो बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, इसने साम्यवादियों पर शिकंजा कसना शुरू किया, जगह जगह साम्यवादियों को मारा, सताया जाने लगा। इसी दरमियान माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी चीन के यनान प्रांत में जाकर बस गए, जो कि चीन का एक पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र है। इसी दरमियान कुओमितांग पार्टी ने जापान के युद्ध में भूमिका निभाने के बजाय साम्यवादियों को पीछा करना शुरू किया। जनता में कुओमितांग पार्टी को लेकर के पहले से आक्रोश था। जापान चीन के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा था। इसी दरमियान माओ से ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कुओमितांग पार्टी के साथ मिलकर जापानियों से युद्ध किया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा जब जापान पर बमबारी की गई, यानी 6 एवं 9 अगस्त को हिरोशिमा एवं नागासाकी पर इसने जब जापान पे बम गिराता है अमेरिका, तो इसने चीन से अपना सैनिक वापस बुला लिया, जिसका फायदा उठाकर माओ से तुंग ने साम्यवादियों को संगठित कर तथा वहां के किसान मजदूरों को खुद में भरोसा दिलाकर पूरे चीन पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर पूंजीवादी देशों ने वहां की राष्ट्रवादी पार्टी को पूरा मदद किया, किंतु वहां की जनता को च्यांग काई शेक की नीति बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि गणतंत्र स्थापित होने के बावजूद भी
कुओमितांग पार्टी ने चीन की, जो भी है अब स्पष्ट फोटो कॉपी चूंकि आया है, ठीक है। तो पूरा अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, फिर भी कितने मार्क्स दिए गए, 21 मार्क्स दिए गए। तो ये स्थिति था इतिहास का। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने कम मार्क्स क्यों दिए जाते हैं हिस्ट्री पेपर में। कई बार हम लोग आरोप भी लगाते हैं आयोग पे कि आप जो है या तो नॉर्मलाइजेशन कीजिए, अब तो वो सिस्टम हट गया है, लेकिन कहेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं सिस्टम के शिकार हो गए थे। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका 7 तारीख को है तो कोशिश करें बेहतर आंसर राइटिंग लिखने का। टाइम मैनेजमेंट जरूर करेंगे, सब क्वेश्चन को बराबर लिखेंगे तो 2, 4, 5 नंबर इससे बढ़ सकता है आपका, ठीक है। लेकिन एक बात है कि 160, और इस बार अगर आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं तो वो आपका हो सकता है कि नंबर आपको बढ़ा दे। लेकिन पहले की जो स्थिति थी उसमें तो एकदम साफ दिख रहा था कि आपको 50% नंबर ही दिए जाएंगे, खास करके ऑप्शनल में। अब कैसे 200 नंबर आ जाता है बहुत लोगों का, वो मुझे भी समझ से परे है। आज तक तो मैंने कई कॉपी देखा लेकिन मुझे खास कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन चलिए, सबकी अपनी अपनी देखने का अंदाज होता है। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और खास करके उन लोगों को मैं आगाह कर दूं जो हिस्ट्री से दे रहे हैं, 7 तारीख को पेपर है उनका, तो आप क्या करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन ज्यादा लिखने के बजाय कम ही लिखेंगे, लेकिन टू द पॉइंट्स लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन के सभी आयामों को टच करेंगे, तब जा करके आपके 150 to 60 नंबर आएंगे। 50 to 55% तक आप ला सकेंगे, ठीक है। और रही बात, अभी थोड़ा सा सिलेबस ये पैटर्न चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि आपको कुछ फायदा मिले। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी मार्क्स कितने दिए गए हैं, 144, जो कि एक बहुत ही खराब मार्क्स हम कह सकते हैं। खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स ये नहीं माना जाएगा। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।